नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो जो आज का हमारा शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो रहेगा वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग पर रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें यूनिट फर्स्ट है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर पूछा गया है कि ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास के बारे में। तो 1.1 है डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तब इसमें अब हम देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ठीक है, वृद्धि का अर्थ क्या है? शारीरिक वृद्धि, मतलब किस तरीके से वृद्धि ग्रो करती है। जैसे इसमें बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं या बॉडी होती है वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हीं वैसे वैसे क्या होता है, बॉडी पार्ट्स बढ़ते जाते हैं। अर्थात बच्चे के शरीर में विभिन्न अंगों का विकास एवं अंगों के कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें साइज़ बढ़ता है, वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, ये सारी चीज़ें इसमें बढ़ती है और इसको मापा जा सकता है। अब इसमें डेफिनेशन है हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार। तो ये देखते हैं, हर्बर्ट सोरेनसन ने शारीरिक वृद्धि को बड़ा भारी होना बताया है। अर्थात शारीरिक अंगों के में भार तथा आकार में वृद्धि होना, ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सकता है। मतलब इनके अनुसार वृद्धि क्या है? ऐसी वृद्धि जिसको हम आसानी से माप सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रैंक ने वृद्धि को परिभाषित करते हुए बताया है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार में से वृद्धि शरीर के विभिन्न अंगों में आकार में परिवर्तन के साथ साथ शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एवं भार को व्यक्त करता है। मतलब जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं, इनका मानना है कि जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका वो ग्रोथ कहलाती है। उसके अलावा जो लंबाई, चौड़ाई एवं भार को व्यक्त करते हैं ऐसे परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन, ये ग्रोथ है। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? विकास का अर्थ है गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के होने वाले विभिन्न परिवर्तन को करते हैं, जिसमें विकास कार्य गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। जिसमें मतलब इसमें क्या होता है, जो कार्य कुशलता होती है बच्चों की, ठीक है, स्किल्स डेवलपमेंट होती हैं। कई अवस्थाओं से गुजरते हुए विकास की एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ठीक है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, परंतु जो विकास है वो क्या होता है? हमेशा चलता रहता है। ठीक है, एक निरंतर चलने, हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हरलॉक के शब्दों में इन्होंने कुछ डेफिनेशन दी थी, वो देख लेते हैं। तो विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वावस्था में लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की प्रगतिशील क्रम निहित है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मतलब इनके हिसाब से कि एक परिवर्तन होता है जो प्रगतिशील होता है। ठीक है, जिसमें जो व्यक्ति है उसकी विशिष्ट विशेषताएं या योग्यताएं जो हैं वो प्रकट होती हैं। नेक्स्ट है गेसेल के शब्दों में, इसमें विकास प्रत्यय से अधिक है। इसे देखा और जांचा और किसी सीमा तक 3 दिशाओं शरीर, अंक, विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इस सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। मतलब जो ग्रोथ है हम क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, बट वो क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव क्या है? वृद्धि है। ठीक है, आगे देखते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन, मतलब जो फिजिकल चेंज होते हैं वो वृद्धि होती है। और विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, वृद्धि संकुचित है चूंकि वृद्धि की अवधारणा विकास की अवधारणा का एक भाग है। जैसे वृद्धि क्या है? पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, विकास वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक है। विकास के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे स्पीच हो। ठीक है, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, तो इसलिए इसका जो एरिया है वो काफ़ी ब्रॉडर है। नेक्स्ट है वृद्धि। वृद्धि का तात्पर्य मात्रात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। इसको माप सकते हैं और इसका परिणाम निकाल सकते हैं। बट विकास क्या? गुणात्मक परिवर्तनों को, मतलब क्वालिटेटिव चेंज जो होते हैं उसको प्रकट करता है। वृद्धि निरंतर नहीं चलती, शिशु काल के पश्चात धीमी पड़ जाती है, लेकिन विकास क्या होता है? हमेशा चलता है, कभी रुकता नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
1.2 में पूछा है प्रिंसिपल एंड फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। तो पहला जो प्रिंसिपल है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब मनुष्य का विकास क्या होता है, निरंतर चलता रहता है, सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। इसमें कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है सेकेंड व्यक्तिगतता का सिद्धांत। मानव विकास का एक समान प्रतिमान होता है, किंतु वंशानुक्रम एक वातावरण की भिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के विकास में कुछ भिन्नता होती है। ठीक है, सबकी जो भी डेवलपमेंट होते हैं, विकास होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्या होता है, गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया होती है, परंतु इस विकास का एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। तो इसमें मनोवैज्ञानिकों ने ये स्पष्ट किया है कि मनुष्य का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास का केंद्र बिंदु स्नायुमंडल होता है। विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। ठीक है, पहले स्नायुमंडल का विकास होता है, फिर स्नायुमंडल के निकटवर्ती भाग, हृदय, छाती आदि का विकास होता है। अंत में दूरवर्ती भाग पर उनकी उंगलियों पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो विकास की प्रक्रिया जो है क्या है, इस सिद्धांत का पालन करते इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंगों को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। सबसे पहले सभी बॉडी पार्ट डेवलप होते हैं, उसके बाद उनमें मूवमेंट आती है। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर पूछा है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो पहला है जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, अगर पोषण अच्छा नहीं मिलता है तो भी डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों प्रभावित होते हैं। हेरिडिटरी होता है, अनुवांशिक, जो माता पिता में मिलता है। और इन्वायरमेंट में अगर बच्चा भाषा अच्छा सीख रहा है, स्पीच अच्छा सीख रहा है, अच्छे एटमॉस्फेयर में रह रहा है, तो उसका विकास अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर जो है यहाँ पर प्रकृति का अभिप्राय है कि एक बालक की जन्मजात गुण उसके पूर्वजों से मिले हैं, अर्थात बालक प्रकृति उसे अनुवांशिक व वंशानुगत कारण जीन को दर्शाती है। मतलब जो माँ बाप के जीन्स होते हैं वो बच्चों में परिवर्तित होते हैं। तो नेचर में जो चीज़ें उनसे मिलती हैं वो नेचर कहलाती है। इसका साधारण अर्थों में अगर हम अर्थ समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे माता पिता पूर्वज होंगे वैसी ही संतान होगी। ठीक है, प्रकृति इन विशेषताओं को संदर्भित करती है जो जन्मजात है। वो व्यक्ति विशिष्ट कौशलों और विशेषताओं के साथ पैदा होता है। प्रकृति इस पहलू पर प्रकाश डालती है, मतलब बहुत सारे गुण जो होते हैं माता पिता के वो बच्चों में होते हैं। नेक्स्ट है नर्चर, पोषण। तो यहाँ पर पोषण का अभिप्राय जो है वो किससे है, यहाँ पर वातावरण से है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति या बालक के गुण पर्यावरण के आसपास के वातावरण पर निर्भर करते हैं। मतलब जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं, वहाँ का प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिव में रहेंगे तो बच्चा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में रहेंगे तो नेगेटिविटी आएगी। जिसका अर्थ है बालक का लालन पोषण। ठीक है, सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक परिवार। अब इसमें पोषण के अंतर्गत बालक के आसपास का वातावरण आता है, जैसे वो किस देश में रहता है, वहाँ की संस्कृति कैसी है। यदि बालक के पास अच्छा वातावरण है तो बालक के गुण भी अच्छे होंगे, और अगर बुरी संगति में जाएगा तो वो उस तरीके से डेवलप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेचर और नर्चर को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, मोरल एंड लैंग्वेज। तो सबसे पहले फिजिकल डोमेन देख लेते हैं, जिसमें स्थूल गतिक कौशल जो है, शारीरिक कौशल जिसमें बड़े मांसपेशी समूह शामिल होते हैं, जिसमें क्या होता है दौड़ना, कूदना और फेंकना। ठीक है, यानी कि फाइन मोटर ग्रॉस मोटर स्किल्स।
ठीक है। नेक्स्ट है फाइन मोटर स्किल्स, शारीरिक जिसको सूक्ष्म गतिक कौशल बोलते हैं। इसमें क्या है, शारीरिक कौशल जिसमें छोटे मांसपेशी समूह शामिल होते हैं, जैसे कि लिखना, ड्राइंग करना, फावड़ियों को बांधना। ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और पोषण, आहार, स्वस्थ आहार बनाए रखने और शारीरिक गतिविधि में संलग्न होने की क्षमता सहित शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण। संवेदी विकास है, इंद्रियों का विकास जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध। नेक्स्ट है शारीरिक समन्वय, संतुलन, समन्वय और निपुणता का विकास। नेक्स्ट है शारीरिक सहन शक्ति, समय के साथ शारीरिक गतिविधि को बनाए रखने की क्षमता का विकास। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट, नेक्स्ट डायमेंशन क्या है, सोशल डेवलपमेंट या डोमेन। तो पहला इसमें भावनात्मक विनिमन जो है वो भावनाओं को उचित तरीके से प्रबंधित करने और व्यक्त करने की क्षमता है, मतलब किस तरीके से हमें अपने इमोशन को व्यक्त करना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक कौशल, संचार और सहयोग सहित दूसरों से बातचीत करने से संबंधित होने की क्षमता। नेक्स्ट है आत्मसम्मान, आत्ममूल्य और आत्मविश्वास की सकारात्मक भावना। नेक्स्ट है सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझने और उनको जवाब देने की क्षमता। नेक्स्ट है संबंध, दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने और बनाए रखने की क्षमता। फिर है सामाजिक जिम्मेदारी और नेक्स्ट जो है सामाजिक जिम्मेदारी और परिवार, समुदाय या समाज का सदस्य होने के साथ आने वाली भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की समझ और उन्हें पूरा करने की क्षमता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले परसेप्शन, धारणा, मतलब दृष्टि जो होती है, ध्वनि होती है, स्पर्श होती है, जैसे संवेदी जानकारी को संसाधित करने और व्याख्या करने की क्षमता। जो भी हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो किस वे में ग्रहण करते हैं, कैसे उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, मतलब कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो क्षमता। मेमोरी, जो भी मतलब चीज़ें होती हैं उसको रखने की क्षमता, समय के साथ साथ सूचना को बनाए रखने और याद रखने की क्षमता। ध्यान, उत्तेजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने और भाग लेने की क्षमता। भाषा और संचार, स्वयं को व्यक्त करने और दूसरों के साथ संवाद करने के लिए भाषा को समझने और उपयोग करने की क्षमता आती है। नेक्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में समस्या समाधान और निर्णय लेना आता है, समस्या का विश्लेषण, समाधान करने और सूचित निर्णय लेने में। ठीक है। सोच और विचार, किस तरीके से आप लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, जो भी आपके जटिल विचार होते हैं और संबंध होते हैं उनको समझने की क्षमता। नेक्स्ट है रचनात्मकता, नए मूल विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट डोमेन क्या है, मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास। तो इसमें सही गलत की क्षमता, आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझने की क्षमता। उत्तरदायित्व और आत्म नियंत्रण, किसी के कार्यों की जिम्मेदारी लेने और उसके आत्मनियंत्रण प्रदर्शित करने की क्षमता। निष्पक्षता और न्याय की अवधारणा को समझने और लागू करने की क्षमता, मतलब किसी के पक्ष में नहीं, सबके लिए सोचना। नेक्स्ट है दूसरों के लिए सम्मान, दूसरों के अधिकारों और भावनाओं के प्रति सम्मान दिखाने की क्षमता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में जब ग्रहणशील भाषा क्षमता, सीमित अभिव्यंजनक भाषा विकास प्रभावित होती है तो भाषा में ग्रहणशील अभिव्यंजक शामिल होते हैं। भाषा में दो चीज़ें होती हैं, आपको पता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए क्या चीज़ें चाहिए, तो लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए दो चीज़ें चाहिए, क्या, रिसेप्शन और परसेप्शन। पहला क्या चाहिए, रिसेप्शन चाहिए, ठीक है, दूसरा क्या चाहिए, परसेप्शन चाहिए, सॉरी एक्सप्रेशन चाहिए। रिसेप्शन और एक्सप्रेशन, ठीक है, अभिव्यक्ति और अधिग्रहण। तो इस तरीके से आप चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, उनको व्यक्त करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक रूप है जो भाषा कहलाता है। यदि भाषण को संचार का एक उपयोगी रूप होना है तो वक्ता को दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, दो लेवल पर हम भाषा का एक्विजिशन कर सकते हैं, एक रिसेप्शन और एक एक्सप्रेशन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1.5 डेवलपमेंटल माइलस्टोन एंड आइडेंटिफाइंग डेविएशन एंड गिफ्टेडनेस। द माइलस्टोन जो है 0 to 1 मंथ में बच्चा किस तरीके से पेट के बल लेटा हुआ है, ठीक है,
फिर पेट के बल लेटा हुआ है, उठ नहीं पा रहा है, फिर गर्दन को होल्ड करना सीखता है, फिर हाथों में मूवमेंट आता है, फिर हाथ पैरों बॉडी में मूवमेंट आता है, फिर घुटने के बल खड़ा होता है, ठीक है, फिर वो बैठ के खिसकने लगता है, फिर उसके बाद क्या होता है 6 मंथ पे बैठने लगता है, ठीक है, फिर 7 मंथ पे चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, 8 मंथ पे सहारे से खड़ा होना सीखता है, 9 मंथ में वो पैरों और हाथों के बल चलना सीखता है, फिर 10 मंथ पे वो खड़ा होना सीखता है, 11 मंथ पे छोटे छोटे स्टेप लेता है, और 12 मंथ में क्या होता है वो धीरे धीरे अच्छे से चलने लगता है। तो ये माइलस्टोन है। आगे देखते हैं। अब इसमें 6 मंथ से है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले टर्न हिज हेड व्हेन यू कॉल हिज नेम, अगर आप उसका नाम बुलाते हो तो क्या करता है वो हेड को उसकी तरफ आपकी तरफ करने की कोशिश करता है और स्माइल भी देता है। फिर है 6 मंथ पे साउंड पे रिस्पॉन्स करता है, जो भी मेकिंग साउंड मतलब अगर कोई ध्वनि निकलती है तो उस पर रिस्पॉन्ड करता है, सपोर्ट के साथ बैठना सीख जाता है। लाइक स्पेशल प्ले, मतलब इसमें सोशल प्ले इसको ज़्यादा पसंद आता है, गेम, पीकाबो, ऐसी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है 12 मंथ यानी कि 1 ईयर। तो 1 ईयर पे यूज़ सिंपल जेस्चर, मतलब सिंपल जेस्चर यूज़ करने लगता है, नो और बाय बाय बोलने लगता है, पुल अप टू स्टैंड, ठीक है, खड़े होना स्टार्ट करता है, कॉपीज यू और ड्यूरिंग बेबी, लाइक क्लैपिंग व्हेन यू क्लैप, अगर आप मतलब अगर आप ताली बजाते हो तो वो आपको कॉपी करने की कोशिश करता है। रिस्पॉन्ड करता है नो में, ठीक है, मामा और दादा बोलने लगता है। फिर 18 मंथ पे बच्चा 18.5 ईयर पे बच्चा क्या करता है, लुक एट समथिंग व्हेन यू पॉइंट टू एंड से, अगर आप बोलते हो कि वो ये देखो तो उसकी तरफ देखने की कोशिश करता है। यूज सीवियरल सिंगल वर्ड, मतलब इसमें सिंगल वर्ड स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है प्ले प्रिटेंड टॉकिंग ऑन अ टॉय, इसमें क्या करता है जो भी टॉय होता है उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 ईयर। 2 ईयर में 2 से 4 शब्द बच्चे फ्रेज में आ जाते हैं। शो मोर इंटरेस्ट अदर चिल्ड्रन, बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है। फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शन, मतलब सिंपल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो फॉलो करने लगता है। पॉइंट टू समथिंग लाइक टॉय और पिक्चर व्हेन यू नेम इट, मतलब जैसे गुड़िया लेनी है तो डॉल और उसकी तरफ पिन पॉइंट करने की कोशिश करता है। 3 ईयर में क्या होता है स्नेह शो करने लगता है। 4 से 5 वर्ड का सेंटेंस बोलने लगता है। एडल्ट को कॉपी करने लगता है, ठीक है, वॉल चढ़ने लगता है। फिर 4 ईयर में है फॉलोज 3, मतलब 3 स्टेप वाला कमांड फॉलो करने लगता है। कॉम्ब योर हेयर, ठीक है, वॉश योर फेस अगर बोलो तो, मतलब अपना मुंह धुलो या फिर अपने बाल सही करो, तो ऐसी चीज़ें करने लगता है। हेल्प कैन स्टैंड 1 फुट अप, मतलब इसमें अपने आप खड़ा होना सीख जाता है और अच्छे से चलने लगता है। 5 से 6 वर्ड वाले सेंटेंस बोलने लगता है और इसके अलावा मतलब सर्कल ड्रॉ करने लगता है, स्क्वायर ड्रॉ करने लगता है, ठीक है। तो ये उसके माइलस्टोन है, इस तरीके से डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है, ये वही माइलस्टोन है जो उधर मैंने डिफाइन करे, तो इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 2 एज एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बर्थ टू चाइल्ड। 2.1 है प्री नेटल कंसेप्शन टू बर्थ, मतलब जब से प्रेगनेंसी को कंसीव करते हो और जब तक बर्थ हो जाती तब तक की स्टेज है ये। तो सबसे पहले इसमें गर्भाधान होता है। गर्भाधान में मतलब जो प्रत्येक सामान्य माहवारी चक्र के दौरान क्या होता है, अंतिम माहवारी के लगभग 14 दिनों के बाद आमतौर पर किसी अंडाशय से एक अंड रिलीज़ होता है, ठीक है। अब अंड के रिलीज़ होने को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंड फैलेपियन ट्यूब में से एक फनल के आकार में एक छोर तक बह जाता है। फिर क्या होता है इसमें, अंडोत्सर्ग में गर्भाशय ग्रीवा में स्लीम अधिक तरल और अधिक लोचदार होता है, जिसमें शुक्राणु तेजी से गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और 5 मिनट के भीतर शुक्राणु योनि से गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से गर्भाशय में फैलेपियन ट्यूब के फनल के आकार में एक छोर तक गर्भाधान के समान स्थान पर जा सकते हैं,
ठीक है। यदि गर्भाधान नहीं होता है तो अंड फैलोपियन ट्यूब से नीचे गर्भाशय में जाता है और वहाँ पर नष्ट हो जाता है। अगले माहवारी के साथ गर्भाशय से गुजरता है। यदि एक शुक्राणु अंड में प्रवेश करता है तो गर्भाधान होता है। ठीक है। अब इसमें ब्लास्टोसिस्ट का विकास होता है। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब क्या होता है? ये मतलब गर्भाधान के लगभग 6 दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की परत से जुड़ जाता है। आमतौर पर शीर्ष के पास आरोपण नामक ये प्रक्रिया 9 या 10 दिन तक पूरी हो जाती है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? इसकी जो दीवार की एक कोशिका मोटी होती है, सिवाय एक क्षेत्र के जहाँ ये 3 से 4 कोशिकाएं मोटी हो जाती हैं। ठीक है। गाढ़े क्षेत्र में आंतरिक कोशिकाएं भ्रूण में विकसित होती हैं और बाहरी कोशिकाएं गर्भाशय के दीवार में दब जाती हैं। प्लेसेंटा में विकसित होती हैं। प्लेसेंटा कई हार्मोन पैदा करते हैं जो गर्भाशय को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है। आगे देखते हैं भ्रूण का विकास किस तरीके से होता है। भ्रूण का विकास जो है, विकास में अगला चरण है भ्रूण में जो एक तरफ गर्भाशय के परत के नीचे एम्नियोटिक थैली के भीतर विकसित होता है। ये चरण की विशेषता अधिकांश आंतरिक अंगों और बाहरी शरीर संरचनाओं का गठन है। गर्भाधान के लगभग 3 सप्ताह बाद अधिकांश अंग बनने लगते हैं जो गर्भावस्था के 5 सप्ताह के बराबर होता है। ठीक है। गर्भाधान के लगभग 10 सप्ताह बाद लगभग सभी अंग पूरे से बन जाते हैं जो गर्भावस्था के 12 सप्ताह के बराबर होते हैं, जैसे अपवाद मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और पूरे गर्भावस्था के दौरान बनते हैं और विकसित रहते हैं। अधिकांश विकृतियां जन्मदोष इस अवधि के दौरान होती हैं जब अंग बन रहे होते हैं। ठीक है। मतलब जब अंग या बॉडी पार्ट जब बच्चे के डेवलप हो रहे होते हैं उस टाइम पे विकृतियां हो सकती हैं। ठीक है। तो जो प्रीनेटल वाली विकृति होती है वो इसी गर्भावस्था से 12 सप्ताह के भीतर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है भ्रूण और प्लेसेंटा का विकास। गर्भाधान के 8वें सप्ताह के अंत में गर्भावस्था के 10 सप्ताह भ्रूण को गर्भ में स्थित भ्रूण फीट्स माना जाता है। इस चरण के दौरान संरचनाएं पहले से बन चुकी होती हैं और बढ़ती हैं, विकसित होती हैं। अब इसमें गर्भाधान के निम्नलिखित मार्कर होते हैं, जैसे गर्भाधान 12 सप्ताह तक भ्रूण पूरे गर्भाशय को भर देता है। ठीक है। लगभग 14 सप्ताह तक लिंग की पहचान हो सकती है, मतलब हम जेंडर पहचान सकते हैं 14 सप्ताह तक। लगभग 16 से 20 सप्ताह तक, वैसे ये कानूनी अपराध है ये लिंग पहचान करना। ठीक है। तो लगभग 16 से 20 सप्ताह तक आमतौर पर गर्भवती महिला भ्रूण को हिलते हुए महसूस कर सकती हैं। जो पहले गर्भवती हो चुकी हैं वह आमतौर पर उन महिलाओं की तुलना लगभग 2 सप्ताह पहले हलचल को महसूस करती हैं जो पहली बार गर्भवती हैं। ठीक है। लगभग 24 सप्ताह तक भ्रूण में गर्भाशय को बाहर जीवित रहने की संभावना होती है। प्रसव के समय फेफड़े परिपक्व होना ज़रूरी होता है। अगर फेफड़े परिपक्व नहीं होते तो दिक्कत होती है। मस्तिष्क गर्भावस्था के दौरान और जन्म के बाद जीवन के पहले वर्ष में नई कोशिकाओं का संचय करता है। ठीक है। तो इस तरीके से कंसेप्शन टू बर्थ होता है, किस तरीके से प्रेगनेंसी को कंसीव करते हैं, मतलब गर्भाधान करते हैं, उसके बाद किस तरीके से बर्थ होता है बच्चे का। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इन्फेंसी बर्थ टू ईयर। ठीक है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक। अब जो शैशवावस्था है जीवन का पहला वर्ष शामिल होता है। मतलब शैशवावस्था क्या होता है? जीवन का पहला वर्ष शामिल होता है। ये अधिकांश शारीरिक प्रणालियों और आयामों में तेजी से विकास और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के तेजी से विकास की अवधि होती है। इसमें जन्म के बाद विकास के जीवन की कार्यात्मक अवस्था की ओर उन्मुख होता है। विकास मुख्य रूप से अधिक कोशिकाओं के जुड़ने या प्रोटोप्लाज्म में वृद्धि के द्वारा होता है। ये कहा जा सकता है कि एनाबॉलिक प्रक्रियाएं कैटाबॉलिक प्रक्रियाओं से अधिक होती हैं। आकार और वजन में वृद्धि होती है। ये शिशु अवस्था की विशेषता है। क्या होता है? आकार और वजन में वृद्धि होती है। ठीक है। पहला विकास का पहला चरण शैशवावस्था है जो जन्म से लेकर लगभग 2 साल की उम्र तक फैलता है। ये अवधि शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक विकास की नींव रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उचित पोषण और देखभाल के कारण इस दौरान शिशु तेजी से आकार में बढ़ते हैं। ठीक है। इस दौरान क्या होता है? बच्चे का शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास होता है और उसमें पोषण और देखभाल के कारण, मतलब जितना अच्छा पोषण मिलता है और जितनी अच्छी देखभाल मिलती है उतना अच्छा बच्चा ग्रो करता है। ठीक है। शिशु में शारीरिक विकास के महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं, जैसे इसमें क्या क्या है? वजन बढ़ना, लंबा होना, मोटर कौशल विकसित होना, जैसे क्रॉलिंग या स्वतंत्र रूप से चलना। ये चीज़ है। क्रॉलिंग मतलब हाथ और पैरों के बल चलना। ठीक है।
नेक्स्ट है बचपन के दौरान संज्ञानात्मक विकास में ये उल्लेखनीय गति से होता है। जीन प्याजे का जो सिद्धांत है उससे ये पता चलता है कि शिशु अपने इंद्रियों और मोटर कौशल का उपयोग करके अपने वातावरण की खोज करके सेंसरी मोटर खुफिया के माध्यम से प्रगति करते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे की खड़खड़ाहट या बार बार वस्तुओं को छोड़कर कारण और प्रभाव संबंधों को सीखते हैं। शिशु की समग्र कल्याण को आकार देने में भावनात्मक संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इस चरण के दौरान भाषा का अधिग्रहण शुरू हो जाता है जब बच्चे अंततः 1 साल की उम्र में 2 शब्दों को बनाने से पहले 6 महीने की उम्र में लगभग 6 महीने की आवाज़ शुरू कर देते हैं। 2 साल की उम्र तक अधिकांश बच्चों ने दूसरों के साथ संचार के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल विकसित किए हैं। ठीक है, 2.3 है टोडलर 2 to 4 ईयर, मतलब टोडलर में 2 से 4 साल। अब इसमें सबसे पहला जो शारीरिक विकास होता है, जबकि बच्चे 2 साल के बीच 3 से 5 इंच बढ़ते हैं। ये विकास तेज़ी से आपके बच्चे की ताकत और समन्वय में वृद्धि होगी। मतलब इसमें बच्चे में स्ट्रेंथ आती है और कोऑर्डिनेशन आता है। 3 से 5 पाउंड प्राप्त करते हैं और 5 साल के बीच जो भी ग्रोथ होता है वो धीमा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास। 1 और 2 साल की उम्र के बीच परिचित लोगों और वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देते हैं बच्चे। ठीक है, आपका बच्चा हाल घटनाओं को बेहतर ढंग से याद करने में सक्षम होगा। इस उम्र के दौरान आपका बच्चा दूसरों की नकल करेगा, अधिक कल्पनाशील हो जाएगा, खासकर खेल के दौरान जब भी करते हैं। इमेजिनेशन इनकी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इस उम्र के दौरान जो कंपटीशन का विकास होता है, 12 से 24 महीने तक बच्चे अपने प्रियजनों के साथ मजबूत बंधन विकसित करना जारी रखते हैं, साथ ही साथ अधिक स्वतंत्र होना चाहते हैं। 2-4 साल की उम्र के बीच आपका बच्चा इसे स्वयं पसंद करना शुरू कर देगा और अपने दम पर अधिक विकल्प बनाना चाहेगा। 5 साल की उम्र में बच्चे अपनी भावनाओं के बारे में अधिक सीखते हैं, अपनी उम्र के अन्य बच्चों के साथ दोस्ती विकसित शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो एक बच्चे में भाषा का विकास भाषण की तुलना से समझ तेज़ी से बढ़ती। जितना ज़्यादा बच्चा कम्युनिकेशन करता है उतना ज़्यादा बच्चे का भाषा डेवलप होता है। तो भाषण की तुलना में जो स्पीच होती है बच्चे की वो ज़्यादा अच्छी डेवलप होती है। इसमें 15 से 18 महीने के बीच अधिकांश बच्चे मौखिक रूप से संवाद करने की तुलना में 10 गुना अधिक शब्द जानते हैं। हालांकि जो उनके जो शब्द वोकेबलरी होती है वो 50 से 100 शब्दों के बीच हो सकती है और बच्चे संयोजन में 2 या 2 से अधिक शब्दों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संवेदी और मोटर विकास, सेंसरी एंड मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर कौशल में सुधार अपने बच्चे को 2 साल की उम्र में तक अधिक सक्षम बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2.4 है अर्ली चाइल्डहुड अप टू 7 ईयर। ठीक है, इसमें बचपन तौर पर शैशवावस्था के पहले जन्मदिन से किशोरावस्था की शुरुआत तक फैला होता है। किशोरावस्था में पहुंचने से पहले शिशु को बाल्यावस्था प्राप्त होती है। ठीक है, प्रारंभिक बचपन 2 से 6 वर्ष होता है। इसमें दूध के दांत जो होते हैं बच्चे के वो टूटने की अवधि मानी जाती है। मोटर कौशल अच्छे होते हैं, इसमें भाषा विकसित होती है, साथियों के साथ संबंध बनाते हैं, बच्चा खेल के माध्यम से सीखता है। ठीक है, मध्य बचपन जो होता है वो 7 से 11 वर्ष तक होता है। इसमें दांतों के आने की अवधि होती है। पहले वर्ष में जो पहला अर्ली चाइल्डहुड होता है उसमें दांत टूटते हैं और लेटर चाइल्डहुड में दांत दोबारा से आ जाते हैं। ये स्कूल के वर्ष हैं जब बच्चा साक्षरता कौशल हासिल करता है। ठीक है, विचार प्रक्रियाओं को पुरस्कृत करता है, दोस्ती उभरती है, आत्मविश्वास की धारणा बनती है। प्रारंभिक बचपन विकास के सभी क्षेत्रों में जबरदस्त विकास का समय होता है। नवजात एक युवा व्यक्ति के रूप में मतलब खुद पे आश्रित होना विकसित हो जाता है और शरीर की देखभाल कर सकता है, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकता है। इन कारणों से इस चरण को प्राथमिक विकास कार्य कौशल विकास कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 2.5 लेटर चाइल्डहुड 7 से 14 ईयर। ठीक है, ये है जो ऐतिहासिक रूप से मध्य बचपन को मानव विकास का एक महत्वपूर्ण चरण नहीं माना गया है। सिगमंड फ्रॉयड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ने जीवन की इस अवधि को विलंबित अवस्था का नाम दिया है।
ये एक समय ऐसा होता है जब यौन और आक्रामक आग्रहों को दबा दिया जाता है। फ्रॉइड ने सुझाव दिया इस अवधि के दौरान व्यक्तित्व विकास में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया गया है। जैसे शारीरिक विकास की तरह मध्य बचपन का संज्ञानात्मक विकास धीमा और स्थिर होता है। इसमें क्या होता है, जो भी विकास होता है मध्य होता है, और संज्ञानात्मक विकास भी इसमें धीमा या फिर स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। इस चरण में बच्चे बचपन प्राप्त कौशल पर निर्माण करते हैं और अपने संज्ञानात्मक विकास के अगले चरण कर रहे हैं। बच्चों का तर्क बहुत ही नियमन आधारित होता है। बच्चे वर्गीकरण और परिकल्पना बनाने जैसे कौशल को सीख रहे होते हैं। किशोरावस्था आ जाता है 11 से 20 वर्ष। इस अवधि को परिवर्तनों की शुरुआत, अमूर्त सोच जो होता है उसके द्वारा चिन्हित किया जाता है, जो तेज़ी से शारीरिक और हार्मोन्स जो होते हैं उसकी मैच्योरिटी बढ़ती है। इसमें अजनबी हो, सहकर्मी हो, संबंध, स्वयं की भावना, माता पिता के नियंत्रण की स्वायत्ता, इस अवधि के दौरान जो वृद्धि होती है वो उल्लेखनीय त्वरण होता है इसमें, जिसे किशोरावस्था में वृद्धि के रूप में जाना जाता है। किशोरावस्था में उछाल एक निरंतर घटना है जो सभी बच्चों में होता है, ठीक है। हालांकि ये एक बच्चों से दूसरे बच्चों में तीव्रता और अवधि में भिन्न होता है। लड़कों में ये होता है, औसत उम्र में लड़कियों में उछाल की तुलना लगभग 2 साल पहले होता है। मतलब लड़कों की तुलना लड़कियों में 2 साल पहले हो जाता है, ठीक है। अब शारीरिक विकास जो है फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, इसमें कामुकता और पहचान निर्माण। किशोरावस्था की अवधि 2 प्रमुख चुनौतियां हैं। इस अवधि के दौरान सबसे तेज शारीरिक विकास होता है, ठीक है। विकास दर, यौन विशेषताएं और भार में परिवर्तन होते हैं। किशोर लड़के और लड़कियां अपनी ऊंचाई, वजन, ताकत, हड्डियां, मांसपेशियों के आदि विकास में विकसित होते हैं। लड़कियों के लिए यौवन और यौन परिपक्वता किशोर अवधियों की शुरुआत का ये एक सिंबल माना जाता है। विकास की तेजी और माध्यमिक यौन विशेषताओं का विकास किशोरावस्था की शुरुआत का संकेत देता है। मासिक धर्म लड़कियों में, उसके अलावा यौवन का पहला संकेत है, जबकि कुछ मूंछों का दिखना लड़कों के लिए यौवन का संकेत है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें मनोसामाजिक विकास जो है साइको सोशल डेवलपमेंट, इस अवधि के दौरान किशोरों में शारीरिक परिवर्तन कई तरह से मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाते हैं, जिसमें किशोर जो है नव प्रवर्तक बनते हैं। विभिन्न कौशल से बड़ी रुचि के साथ सीखने में रुचि लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं समझता और वे अक्सर खुद को सुपरमैन मानते हैं, ठीक है। वैसे किशोरावस्था जो है उसको आंधी और तूफान की अवस्था बोलते हैं। इसमें बहुत बच्चे जो होते हैं उनको लगता है कि सिर्फ वो सही है, उनका कोई साथ नहीं देता, और बहुत ही मतलब इसको कंट्रोल करने वाली अवस्था होती है। इसमें बच्चा बहुत ऐसे बागी हो जाते हैं, ठीक है, अगर उनके मन की नहीं हो तो इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा सुपरवाइज करना पड़ता है। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, किशोरावस्था के दौरान न केवल शरीर की संरचना में परिवर्तन होता है बल्कि वे छोटे बच्चों से अलग सोचते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 3 साइको सोशल एंड लर्निंग, जिसमें मनोविज्ञान और सीखना। तो इसमें 3.1 है एजुकेशनल साइकोलॉजी, रिलेवेंस एंड स्कोप फॉर एजुकेटर। तो सबसे पहले इसमें है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है वो क्या है, शिक्षा, और दूसरा है मनोविज्ञान, ठीक है। शिक्षा यानी कि शिक्षा जो है उसका मतलब क्या है, व्यवहार की शुद्धि का नाम है, ठीक है। और मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार तथा अनुभव का ज्ञान है, ठीक है। तो इस तरीके से जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो उसका क्या है, व्यवहार में शुद्धि और व्यवहार तथा अनुभव का ज्ञान। अनुभव आधुनिक शिक्षा का जो उद्देश्य है बच्चे के व्यक्तित्व का समरूप विकास, मतलब बच्चे हम कह सकते हैं सर्वांगीण विकास, ठीक है। अध्यापकों का कार्य ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न करना है जिनके द्वारा व्यक्तित्व का स्वतंत्र तथा पूर्ण विकास हो सके। अब इसमें आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य है, परंतु आधुनिक शिक्षा का अर्थ मनोविज्ञान के ज्ञान पर निर्भर है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा समस्याओं पर लागू होने वाला मनोविज्ञान है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो के अनुसार, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने की अनुभूतियों को व्यक्त करता है। मतलब किस तरीके से हम सीखते हैं, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक किस तरीके से हम लर्निंग करते हैं, उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसका
इंटरप्रिटेशन है। नेक्स्ट है स्किनर के विचार। शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण सीखने से संबंधित है। इसके विचारानुसार शिक्षण और शिक्षा सीखना मनोविज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें शिक्षण और सीखने से संबंधित बताया इन्होंने। लर्निंग और टीचिंग को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है, जो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के द्वारा करते हैं। रिलेवेंस, इसमें लर्नर होता है। पहला जो है लर्नर, शिक्षार्थी शब्द से हमारा अर्थ है जो छात्र के व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कक्षा समूह में समाविष्ट होते हैं। वो व्यक्ति जिसके लिए ये कार्यक्रम विद्यमान या काम कर रहे हैं, जैसे हमें जिसको सिखाना है, सिंपल शब्दों में बात करें। अधिगम प्रक्रिया, इसमें क्या है, जो सीखते समय जो चलता है। ठीक है, जब टीचिंग चल रही हो तो उस टाइम पे क्या चलता है, लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, अधिगम स्थिति, अधिगम स्थिति से हमारा अर्थ है कि जो कारक अधिगम एवं अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जैसे क्लासरूम का पॉजिटिव बिहेवियर हो, क्लासरूम की टीचिंग स्ट्रैटेजी हो, टीचिंग मेथड हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम अनुभव, जो टीचर पढ़ा रहा है उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, मतलब छात्रों के परिपक्वता स्तर के अनुसार क्रियाएं और विषय वस्तु प्रदान करना। नेक्स्ट है शिक्षण स्थिति। इसमें जब शिक्षण अधिगम स्थिति में उसकी विधियाँ और निष्कर्ष शैक्षिक कार्यविधि में एक भाग बन जाते हैं। नेक्स्ट है अधिगम अनुभव का मूल्यांकन। जो भी हम पढ़ाते हैं बच्चे ने कितना सीखा है उसका मूल्यांकन जरूरी होता है। ठीक है, तो ये रिलेवेंस हो गया। नेक्स्ट है 3.2। 3.2 में है सब, इसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक, पैब्लो, स्किनर, बैंडूरा, प्याजे एंड वाइगोस्की। तो सबसे पहले हम देखते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी। इसमें थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री है थॉर्नडाइक की। जैसे इनका जन्म 1874 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अधिगम से संबंधित सिद्धांत दिए थे। इसके द्वारा दिए गए सिद्धांत में अनेक मनोवैज्ञानिक का अधिगम को समझने में सहायता मिलती है। इन्हें पशुओं पर प्रयोग, इन्होंने किस पे, पशुओं पर प्रयोग किया था। पशु मनोविज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक भी ने जितने भी प्रयोग किए बिल्ली तथा चूहे पर, बिल्ली तथा चूहे पर किया था। इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, मतलब स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके जो सिद्धांत का नाम है ट्रायल एंड एरर भी है। तो इन्होंने क्या किया था, एक यहाँ पर एक आपको एक पिक्चर दिख रही होगी। ठीक है, इसमें एक बिल्ली को बंद किया, इन्होंने कंडीशन किया, बिल्ली को इसमें बंद किया। ठीक है, अब उसमें एक लीवर था जिस पे पैर रखते ही वो ये जो डोर था यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये डोर खुलता था, ओपन होता था। ठीक है, पहले बिल्ली इसमें क्या थी, इसको बंद किया जब, तो उसने इधर उधर बहुत ज़्यादा प्रयास किए, लेकिन उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, अचानक से लीवर पे पैर पड़ता है और दरवाज़ा खुल जाता है और उसे भोजन मिल जाता है। ठीक है, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। तो इन्होंने मतलब 2 नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम का मतलब है जितना ज़्यादा आप रेडी रहोगे चीज़ों को सीखने के लिए, उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। जैसे बिल्ली ने प्रयास किया तो उसे भोजन मिला। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक टाइम के बाद ऐसा है कि उससे ज़्यादा प्रयास नहीं करनी पड़ती थी, वो फटाक से लीवर पे पैर रखती और दरवाज़ा खुल जाता था। ठीक है, अब अभ्यास का नियम क्या है, मतलब जितना ज़्यादा अब जैसे करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते दिल पर परत निशान। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते हो उतना ज़्यादा आपकी लर्निंग अच्छी होती है। तो बिल्ली ने जितना ज़्यादा प्रयास किया, एक टाइम पे वो सीख गई कि दरवाज़ा कैसे खुलता है। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या है, उसे भोजन मिल गया, उसका पेट भर गया। तो उसी तरीके से आप लर्निंग करते हो, उसका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आता है, आपको स्किल्स आती है, प्रभाव दिखता है। नेक्स्ट है गौण नियम। थॉर्नडाइक के गौण नियम जो है, सबसे पहले बहु प्रतिक्रिया का नियम। इसमें जितनी बार आप मल्टीपल रिस्पॉन्स करोगे, जितने ज़्यादा अनुक्रिया करोगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा। मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति के नियम में है कि आप किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो या नहीं, आपकी मानसिक सिचुएशन क्या है। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम ये है कि जैसे आप मतलब ट्राई करोगे, 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, तो वो चीज़ें हो, जैसे बिल्ली ने ट्राई करा ना, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, अंत में आके उसकी जो लर्निंग थी वो पक्की हो गई ना, वो डोर पे जाके लीवर पे जाके पैर रख देती थी और दरवाज़ा खुल जाता था।
समानता का नियम उसने आत्मसात किया, एक्वायर किया कि लीवर पर पैर रखने से दरवाज़ा खुलता है। सहचर परिवर्तन का नियम, ठीक है, उसने आखिर में उस चीज़ को रिलेट कर लिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पैब्लो की थ्योरी। अब जो पैब्लो की थ्योरी है, इन्होंने क्या दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। थॉर्नडाइक ने कौन सी दी थी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है, इसमें सबसे पहले इन्होंने बिफोर कंडीशनिंग क्या करा? इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो करा, सबसे पहले एक कुत्ते को भूखा रखा, ठीक है, फिर उसको खाना दिया। तो उसके साथ बिफोर कंडीशनिंग में इन्होंने क्या किया? कंडीशनिंग करने से पहले कि बच्चे कुत्ते को खाना दिया और उसे देखा, स्लाइबा आया और बेल बजाई, ठीक है। बेल बजाने से नहीं, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? इस चीज़ को कई बार रिपीट किया, कंडीशनिंग की। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ? कुत्ते को खाना, मतलब सॉरी, बिफोर कंडीशनिंग में क्या हुआ? कुत्ते को खाना दिया, फिर स्लाइबा आया, लेकिन घंटी बजाने से कोई स्लाइबा नहीं आया। लेकिन ड्यूरिंग कंडीशनिंग इन्होंने क्या किया? जब ये कुत्ते को खाना दिया, घंटी बजाई, तो स्लाइबा आया। फिर धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आ गई कि घंटी बजाते और कुत्ते की लार उत्पन्न हो जाती। तो इससे इन्होंने लर्निंग को कनेक्ट किया कि जिस तरीके से आप लर्निंग की हैबिट डालते हो, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रयास करते हो उतनी आदत पड़ जाती है। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, फिर धीरे धीरे क्या होता है? लर्निंग की आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो पहले बिफोर कंडीशनिंग में क्या हुआ? कुत्ते को भोजन दिया और भोजन के साथ साथ सैलिवेशन का निर्माण हुआ। दूसरे में क्या हुआ? घंटी बजाई, कोई सैलिवेशन नहीं आया। फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ? घंटी के साथ साथ खाना दिया तो सैलिवेशन हुआ, यानी कि लार उत्पन्न हुई। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ? घंटी बजाई और कोई भोजन नहीं दिया, लेकिन कुत्ते में सैलिवेशन उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में जैसे भोजन दिया, फिर लार आना स्वाभाविक था, ये क्रिया तथा अनुक्रिया था, ठीक है। जो क्रिया करी, भोजन क्रिया था, और कुत्ते का रिस्पॉन्स क्या आया? लार आया, सैलिवेशन आया, ठीक है। फिर भोजन प्लस घंटी बजाई, फिर लार आया, स्वाभाविक क्रिया तथा अनुक्रिया है। फिर घंटी बजाई और लार आ गया, ये स्वाभाविक क्रिया तथा स्वाभाविक अनुक्रिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस थ्योरी को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें जो है शैक्षिक महत्व तो क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार कोई प्राणी तभी सीखता है जब वो क्रियाशील होता है, ठीक है। ये सिद्धांत अच्छी आदतों के निर्माण में, बुरी आदतों, आचरण तथा व्यवहार को बदलने में सहायक होते हैं। विशेष भय संबंधी मानसिक रोगियों का उपचार अधिक सफलतापूर्वक किया जा सकता है, ठीक है। ये सिद्धांत किस पर बल देता है? जिसका लक्ष्य बालकों को शिक्षा देते समय उठाया जा सकता है, ठीक है। और ये पुनरावृत्ति पर बल देता है तथा शिक्षक को पढ़ाते समय पुनरावृत्ति पर ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है BF स्किनर की थ्योरी, जिन्होंने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। इन्होंने पावलो के जो रिफ्लेक्स एक्शन है, पुनर्वलन, रीइंफोर्समेंट, संप्रति को समझा, उसके बाद स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया। और उनके 2 प्रयोग थे, एक चूहे पर तथा दूसरा कबूतर पर किया। अब इन्होंने क्या किया? एक चूहे को उसमें डाला, एक बॉक्स में डाला, यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही होगी। इन्होंने चूहे को एक बॉक्स में डाला, ठीक है, जिसका नाम स्किनर बॉक्स था, और उसमें विद्युतीय जाल लगा दिया। एक लीवर था, दूसरा स्पीकर था, यहाँ पर भोजन टंगा हुआ था, ठीक है, और ये प्रकाश की किरणें थी। अब क्या हुआ? जब चूहे ने प्रयास करना स्टार्ट किया, ठीक है, पहले तो बहुत बार करता रहा, सफल नहीं हुआ। फिर एक टाइम पे ऐसा है, लीवर पे पैर लगा और लाइट जली, स्पीकर ऑन हुआ, और क्या हुआ? भोजन उसे प्राप्त हो गया, ठीक है। अभी ये इनका एक्सपेरिमेंट था। तो इन्होंने पॉजिटिव और निगेटिव रीइंफोर्समेंट पे काम किया है, ठीक है। धनात्मक पुनर्बलन उसे कहते हैं जो किसी उद्दीपक की उपस्थिति में मिलता है, जैसे भूखे कबूतर या भूखे चूहे को भोजन से मिला, ठीक है। ऋणात्मक उसे कहते हैं जैसे किसी उद्दीपक की अनुपस्थिति से मिलता है, जैसे शिक्षक की अनुपस्थिति में उस शिक्षक से डरने वाले बालक की अनुक्रिया में वृद्धि होना। जैसे टीचर नहीं है और टीचर से फिर भी डर रहे हैं बच्चे कि ये काम नहीं करेंगे,
ठीक है। प्राथमिक पुनर्बलन से तात्पर्य उस पुनर्बलन से होता है जो किसी उद्दीपक से सीधा प्राप्त होता है, जैसे भूख, प्यास, काम आदि प्राप्त होने वाला पुनर्बलन है। गौण पुनर्बलन से तात्पर्य उस पुनर्बलन से होता है जो प्राथमिक पुनर्बलन प्राप्त करने वाले उद्दीपक के साथ लगातार उपस्थित होने के कारण प्राप्त होता है, जैसे भोजन के साथ घंटी की ध्वनि को लगातार सुनने से कुत्ते की अनुक्रिया को पुनर्बलन मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी, अल्बर्ट बंडूरा की। तो इस प्रयोग में बंडूरा ने बच्चों को 5 मिनट की फिल्म दिखाई थी। ठीक है, इसमें इनकी जो वो थी एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने 3 फिल्म दिखाई थी। एक सोशल वैल्यू पर एक बच्चे को बोबो डाल दिया था और उसे कमरे में रख दिया था। ठीक है, उसको 3 मूवी दिखाई थी। एक सोशल वैल्यू पर आधारित थी, मतलब वो बच्चों से ज़्यादा इंट्रैक्शन करता, तो बच्चा भी बोबो डाल से वैसे इंट्रैक्शन कर रहा था। दूसरी दिखाई थी जो बहुत स्नेह पर आधारित थी, प्रेम पर, लव पर आधारित थी, तो बच्चा वैसे ही पुचकारता है, प्यार करता है। फिर तीसरी मूवी दिखाई थी जो वायलेंस पर आधारित थी, हिंसा पर आधारित थी। ठीक है, फिर उसने क्या किया, जिस तरीके से वो मतलब हिंसा दिखाता था उसी तरीके से बच्चे ने उस डॉल को दंडित किया, मतलब उसको, उसकी जो गर्दन थी वो तोड़ दिया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें होती हैं ना वो बच्चा देखता है और फिर करता है। ठीक है, जो चीज़ें बच्चा देखता है हमें करते हुए वही चीज़ें करता है, मतलब पेरेंट्स ही बच्चों के आदर्श होते हैं, तो इसलिए हमेशा ऐसे बिहेव करना चाहिए जो बच्चों के लिए यूज़फुल हों। ठीक है, इन सब चीज़ों की जो भी जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उनकी आप लॉन्ग में थ्योरी देख सकते हो जो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें अल्बर्ट बैंडूरा ने अनुकरण के 4 चरण बताए, मतलब जो अनुकरण हम सीखते हैं ना उसके 4 चरण बताए। पहला ध्यान बताया है, बच्चा जो निरीक्षण करता है, मतलब जो देखता है क्या करता है वही चीज़ें सीखता है। दूसरा है व्यक्ति व्यवहारों को मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप में, वास्तविक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है, मतलब जो भी व्यवहार देखता है उसी को एक्वायर कर लेता है। पुनः प्रस्तुतिकरण, जो हम ध्यान से देखते हैं, धारण करते हैं, उन्हीं को प्रस्तुत करते हैं। पुनर्बलन, जहाँ पर सकारात्मक पुनर्बलन होगा, जैसे हमें कोई पुचकारता है, अच्छे से बात करते तो हम भी उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो पुनर्बलन मिलेगा तो उस पर कार्य करेगा। नेक्स्ट है प्याजे की थ्योरी, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर दी थी। ठीक है, तो इन्होंने संवेदी पेशी अवस्था दी थी, इंद्रिय जनित अवस्था इसको बोलते हैं, 0 से 2 ईयर होती है, जिसमें जन्म के समय जो बच्चा होता है उसकी जो आयु बढ़ती है, उसमें संवेदनाएं और शारीरिक क्रियाएं की बढ़ती जाती हैं। उसके बाद वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। उसके बाद सेकेंड अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौने की आयु इस अवस्था को कहा जाता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, छोटे छोटे कार्यों में मदद करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें। निर्जीव वस्तुओं से सजीव चिंतन करने लगता है, उसे लगता है जीववाद होता है, मतलब उसे लगता है कि जो भी चीज़ें हैं वो जीवित हैं, जैसे फ़ैन चलता है तो वो जिंदा, कार चलती तो वो भी जिंदा है, उसको इस तरीके से चीज़ें लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अवस्था है स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे का तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक चिंतन लेवल केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष तक ही सीमित होता है। ठीक है, इसमें तुलना करना, अंतर करना, समानता असमानता बतलाना, सही गलत, उचित अनुचित में विभेद करना सीख जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है इसे। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। ठीक है, संप्रेषण एवं योग्यता का विकास की अवस्था में होता है। फिर नेक्स्ट है 4 लास्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 12 वर्ष के बाद। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है। इसमें तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाइगोस्की की थ्योरी। वाइगोस्की ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी और इन्होंने वास्तविक विकास का स्तर दिया था जहाँ पर हम होते हैं, और संभावित विकास का स्तर दिया था। ठीक है, अब इन्होंने बच्चे को, मतलब इसमें एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, समीपस्थ विकास का
क्षेत्र। बहुत बार ZPD पूछते हैं, तो ZPD का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी हिंदी में बात करें तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, इसमें इसका फोल्डिंग भी इन्होंने दिया था। तो बच्चे स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला कर्म क्षेत्र, मतलब जो खुद कर सकते हैं। और ZPD जो होता है किसी की सहायता में लिया जाने वाला कार्य अधिगम क्षेत्र, जैसे जो चीज़ नहीं कर पाते हैं उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और जब सपोर्ट मिल जाता है, कोच मिल जाती है, ट्यूशन मिल जाता है, तो क्या होता है, वो खुद मतलब एक लेवल ऐसा आता है जिसमें वो खुद कर पाते हैं। ठीक है, तो ये वाला लेवल जो है उसमें खुद कर पाते हैं काम को। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास के सिद्धांत की विशेषताएं। ठीक है, तो वाइगोस्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी इन्होंने बताया कि सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास की दिशा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जाता। इनका मतलब, इनका मानना है कि जो व्यक्ति का जो विकास होता है वो सोशल पर्सपेक्टिव में होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक विकास की ओर निर्देशित कर सकता है, सामाजिक वातावरण सीखने में सहायता करता है। ठीक है, इन्होंने भाषा के विकास पर बल दिया है, तर्क करना, चिंतन करना आदि सांस्कृतिक कारणों में मदद करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं। बच्चे की दक्षताएं भाषा व अनुभव आदि व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है 3.3 लर्निंग स्टाइल एंड टाइप्स ऑफ लर्नर। तो लर्निंग स्टाइल एंड टाइप्स ऑफ लर्नर जो होते हैं, सबसे पहले विजुअल लर्नर होता है। ठीक है, विजुअल लर्नर क्या होते हैं, जो देखकर सीखते हैं। ठीक है, विजुअल लर्नर कैसे होते हैं, जो देखकर सीखते हैं। ऑडिटरी लर्नर होते हैं जो सुन के सीखते हैं। काइनेस्थेटिक होते हैं जो एक्टिविटी के द्वारा, गतिविधि के द्वारा सीखते हैं। और टेक्टाइल लर्नर होते हैं जो हर चीज़ को टच करके या स्पर्श करके सीखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के लर्नर होते हैं, इनको आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3.4 सोशियो कल्चरल फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लर्निंग को प्रभावित करती हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं। तो सबसे पहला इंटेलेक्चुअल फैक्टर है, अगर बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छी होगी तो लर्निंग अच्छी कर पाएगा। लर्निंग फैक्टर है अधिगम करने का कारक। फिजिकल फैक्टर है शारीरिक। मेंटल फैक्टर है, ठीक है, अगर आपकी मानसिक स्थिति अच्छी है तो आप लर्निंग करोगे। इमोशनल एंड सोशल फैक्टर, आप बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा दुखी होते तो लर्निंग नहीं हो पाती। टीचर पर्सनालिटी, टीचर किस तरीके से पढ़ा रहे, किस तरीके से चीज़ों को कोरिलेट करता है, ये भी निर्भर करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में किस तरीके का माहौल है, जहाँ पर शांत जगह है या बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, तो ये भी अफेक्ट करता है लर्निंग को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। मतलब क्या क्या इम्प्लीकेशन कर सकते हैं स्पेशल बच्चों के लिए। ठीक है, स्पेशल नीड, तो एडॉप्टेशन कर सकते हैं, अनुकूलन कर सकते हैं, उन्हें आवासित कर सकते हैं, उन्हें नीड बेस्ड एजुकेशन दे सकते हैं, उनका समावेशीकरण कर सकते हैं, समावेशन कर सकते हैं, फुल्ली एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, और UDL लगा सकते हैं, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, जो सबके लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है साइको सोशल प्रोसेस एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज़, जिसमें सबसे पहले 4.1 पूछा अटेंशन कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन इन क्लासरूम। तो इसमें पूछा है कि अटेंशन यानी अवधान, यानी कि ध्यान क्या है। तो ध्यान क्या है, मन से संचालित होने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है, एक मन से संचालित होने वाली प्रक्रिया है। किस तरीके से, जो जीवन भर क्रियाशील होती है, मतलब एक क्षण आराम नहीं मिलता मन को। मन क्या है, बहते हुए झरने की तरह होता है, मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, विचार चलते रहते हैं। ठीक है, जो भी हमारे विचार की वस्तु को मन से समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट करने की प्रक्रिया अवधान होती है। अवधान सरल रूप से उस सीमा तक किया जा सकता है जहाँ तक वस्तु को के पूर्ण ज्ञान से उसकी संतुष्टि होती है। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं अवधान क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है, एक मोटिवेशनल प्रोसेस है, एक सेलेक्टिव प्रोसेस है, और विशेष उद्दीपक को चेतना केंद्र में लाया जाता है। मतलब जैसे कोई चीज़ है ना, आपको पढ़ना है तो आप क्या करते हो, ध्यान देते हो। अटेंशन के टाइप हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो पहला है ऐच्छिक, दूसरा है अभ्यस्त, तीसरा है अनैच्छिक। ऐच्छिक में दो चीज़ें हैं, विचारित और अविचारित। एक आप विचार करके ध्यान देते हो, और दूसरी चीज़ बिना विचार के ही आपका ध्यान चला जाता है। ठीक है, अभ्यस्त होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप रास्ते में मंदिर पड़ी तो आप क्या करते हो, सर झुकाते हो, तो ये आपकी हैबिट है, आदत है।
ठीक है, फिर ध्यान देते हो। नॉन वॉलंटरी मतलब स्पॉन्टेनियस। एक तो मतलब जैसे मतलब आपका मन होता है तो आप करते हो, ठीक है, मन नहीं है फिर भी मतलब ऐसे ध्यान चला जाता है, किसी ने फोर्स किया, लेकिन मतलब आप ऐसे देखना चाहते हो तो देखते हो। इनफोर्स्ड में क्या होता है, जैसे कोई तेज की चीज़ गिरी, जैसे फैन गिर गया या कोई चीज़ गिर गई, तो उस तरफ आपका ध्यान जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि को ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक। आज ध्यान भी ध्वनि दिख रही है। तो इसमें सबसे पहले कौन कौन से कारक होते हैं? पहला है उत्तेजना की तीव्रता। अगर कोई चीज़ तेज चलती है तो हमारा ध्यान जाता है। उपन्यास प्रोत्साहन, नोवेल स्टिमुलेशन, ठीक है, अगर कोई चीज़ हमें नोबेल है उसका प्रोत्साहन हो रहा है तो भी हमारा ध्यान जाता है। वेरिएबल है कोई तो भी ध्यान जाता है। कोई निश्चित रंग है अलग कलर का तो भी ध्यान जाता है। हैबिचुअल स्टिमुली है, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि रास्ते में मंदिर पड़ता तो आप क्या करते हो, सर झुकाते हो, ठीक है। फिजिकल स्टेट है, ठीक है, मानसिक मेंटल स्टेट है आपका, मानसिक स्थिति तो आप भी ध्यान देते हो। रुचि है तो ध्यान देते हो। थकान है तो भी ध्यान प्रभावित हो सकता है, ठीक है। इसको नेगेटिव वे में भी लिख सकते हो, पॉजिटिव वे में भी लिख सकते हो। 4.2 है आपका परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? हम जैसे होते हैं वैसे ही हम चीज़ों को परसीव करते हैं, यानी कि इसमें ज्ञानेंद्रियों पर जो भी मतलब जो भी हम सीखते हैं, प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य होता है किसी वस्तु या उद्दीपक को प्रत्यक्ष रूप से देखने से है, लेकिन ये केवल दृष्टि ज्ञानेंद्रियों पर आधारित ना होकर किसी की ज्ञानेंद्रियों पर से प्राप्त होने वाली संवेदना पर आधारित हो सकता है, ठीक है। ये भी एक मानसिक प्रक्रिया है। अब इसमें वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन दी है, प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं तथा वस्तुनिष्ठ तथ्यों को जानने की प्रक्रिया। इसमें जो भी वस्तु होती है और वस्तुनिष्ठ तथ्य होते हैं उनको जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परसेप्शन कहलाती है। नेक्स्ट है डेनेवर की डेफिनेशन, संवेदना के द्वारा किसी वस्तु अथवा परिस्थिति को तत्काल समझ लेना प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है। तो ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 4.3 मेमोरी टाइप्स एंड स्ट्रैटेजी टू इनहेंस मेमोरी ऑफ चिल्ड्रन। मेमोरी क्या है? वो क्षमता है जो एक समय के बाद सूचना को पुनः प्राप्त करती है, वो स्मृति कहलाती है। मतलब चीज़ों को रखने की क्षमता, एक्वायर करने की क्षमता, ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ज़्यादा ये आप इससे लिख सकते हो, बट इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसके 3 स्टेजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनकोडिंग होती, पहले हम उसको अटेंशन ध्यान दे के पढ़ते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, अच्छे से स्टोर करते हैं मेमोरी में, और जब भी ज़रूरत होती है तो हम उससे पुनः प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। हम भूलते कब है? जब हमारा इनकोडिंग फेलियर होता है, संचयन फेलियर होता है, और तभी पुनः प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4.4 इंटेलिजेंस, डेफिनेशन, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आईक्यू, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इसमें आपका पूछा गया है बुद्धि का अर्थ क्या है? तो वास्तव में व्यक्ति की विभिन्नता के बजाय समानता अधिक है, क्योंकि किसी व्यक्ति में 6 कार्यों में से एक कार्य करने की योग्यता है तो किसी में अन्य कार्यों को करने की योग्यता है। मतलब हम कह सकते हैं जो कार्य करने की योग्यता होती है, सोचने समझने की योग्यता होती है, वो बुद्धि कहलाती है। तो ये बुद्धि क्या है? व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसमें मानसिक योग्यताओं का योग है, ठीक है। आधुनिक शिक्षा में बुद्धि का अर्थ सर्वमान्य है। कोलेसनिक ने एक डेफिनेशन दी, बुद्धि कोई एक शक्ति या क्षमता या योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, वरन विभिन्न योग्यताओं का योग है। ये इनको क्या बताया कि विभिन्न योग्यताओं का योग है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू आईक्यू, कैसे इसको आईक्यू का जो की वैल्यू है उसको निकाला गया। तो जीनियस है 140 एबव पे, वेरी सुपीरियर है 130 से 140, सुपीरियर है 120 से 130, एबव एवरेज है 110 से 120, ठीक है। एवरेज है 9 से 110, ठीक है। डल एवरेज है 18 से 19, बॉर्डर लाइन है 70 से 80, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है 50 से 70, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है 30 से 50, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन है 20 से 35, और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन है 0 से 20, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है गार्डनर की थ्योरी, मल्टीपल ऑफ इंटेलिजेंस। तो गार्डनर ने जो थ्योरी दी है उसमें 9 टाइप्स की वो दी है, ठीक है। तो सबसे पहले है लिंग्विस्टिक, यानी कि इसमें क्या होता है,
जो भी पोएट्री होती है, मतलब इसमें वर्ड और लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छे से एक्वायर करते हैं। ऐसी जो बुद्धि होती है वो पोएट में पाई पाई जाती है, राइटर में पाई जाती है। फिर होती है विजुअल स्पेशल, इसमें शेप, डिज़ाइन और ग्राफिक्स अच्छी कर लेते हैं, विजुअलाइजेशन अच्छी कर लेते हैं, ठीक है। ये डिज़ाइनर और इंजीनियर में पाई जाती है। नेक्स्ट है म्यूज़िकल, इसमें एक्सेल जो होता है परफॉर्मिंग एंड कंपोजिंग म्यूज़िकल, म्यूज़िक को कंपोज करते हैं, ठीक है, सिंगर, म्यूज़िकल और कंपोज़र में पाई जाती है। फिर होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल जो होती है एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इस ग्रुप एक्टिविटीज़ या जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल एक्टिविटी होती हैं, रिलेशनशिप होती हैं,